जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। निसंदेह कल की प्रचंड जीत पर पूरा देश मतलब सभी राष्ट्रवादी बेहद प्रसन्न हैं। हर जीत बहुत ज़रूरी थी। मध्य प्रदेश में 20 साल बाद भी विश्वास बनाए रखना था गुजरात की तर्ज पर। ये कठिन काम था। राजस्थान मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा था। इसे किसी भी हाल में जीतना ज़रूरी था, वरना संभालना मुश्किल हो जाता इस प्रदेश को। और छत्तीसगढ़ आदिवासी और नक्सली क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस की सरकार मतलब धर्म परिवर्तन और देश पर हमलों की साजिशें। तो तीनों ही राज्यों में जीत बहुत ज़रूरी थी। वैसे ज़रूरत तो तेलंगाना भी जीतने की थी, क्योंकि केसीआर और स्टालिन के सनातन विरोधी बयानों से हिंदू सुलग रहे थे। अच्छा हुआ कांग्रेस ने यह काम भी कर दिया। अगर भाजपा ने वहां टी राजा सिंह को मुख्यमंत्री घोषित किया होता तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होते। पता नहीं क्यों ऐसे राज्यों में जो संवेदनशील हों वहां भी भाजपा मुख्यमंत्री घोषित करने से बचती रहती है, जिसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। खैर कोई नहीं, अगली बार तेलंगाना जीत लेंगे। लेकिन अभी जो बम्पर जीत हुई है वो सेलिब्रेट करने का समय है, और उसके सेलिब्रेशन का बेहतर तरीका है कि हम भाजपा की जीत से ज़्यादा कांग्रेस की हार का मजा लें। तो चलिए आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया, विशेषकर कांग्रेस का गढ़ यानी ट्विटर, जहां कांग्रेस सबसे आगे रहती है, वहां के लाइक डिसलाइक से अपनी सरकार बनाती है और वहां के रिट्वीट और कमेंट्स के आधार पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना भी दिखाती है। तो वहां कांग्रेस की क्या दशा चल रही है कल से आज तक, यह देखना मजेदार होगा। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। मगर जो मैं कह देता हूं, मेरे मुंह से अगर वो बात निकल गई तो मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं करके देता हूं। राहुल गांधी ने पहले ही अपने हारने की भविष्यवाणी कर दी थी। कहा जाता है कि किसी भी वक्त आपके जिह्वा पर सरस्वती का वास हो सकता है। बस वही हुआ। कांग्रेस के पूजा पाठ पर चमचे प्रसन्न थे कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया है, अब उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन रावण वध हुआ ही। परिणामों से पहले कांग्रेस का बड़बोलापन आसमान छू रहा था। और परिणामों के बाद मंजर कुछ और ही था। लोगों ने भी जमकर खिंचाई की। दरअसल सनातन धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ा। उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया, कांग्रेस खुलकर समर्थन में आई। निंदा करना तो दूर की बात है। लोग समझ गए हैं कि हिंदू विरोधी भी अब चुनाव आने पर छद्म हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं। कमलनाथ पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि वो बागेश्वर धाम वाले बाबा से मिले, लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं कांग्रेस समर्थक कुछ कह रहे हैं? वो भी तो केदारनाथ धाम पहुंच गए थे। कर्नाटक में मठ वालों से तो उन्होंने खूब मुलाकात की थी। मतलब जब पक्ष में नतीजे आए तो ठीक, और विपक्ष में आए तो साधु संतों पर ठीकरा फोड़ो।
आज भी नहीं सुधर रहे हैं ये लोग। आपको याद होगा, राजद के चंद्रशेखर यादव ने लगातार रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। बिहार में सत्ता में साझीदार कांग्रेस चुप रही, उल्टे समर्थन में खड़ी रही। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार गोस्वामी तुलसीदास को गाली देते रहे, कांग्रेस पार्टी उनका साथ देती रही। अब जनता समझ गई है सब, अब ये सब नहीं चल सकेगा। कांग्रेस के भीतर हिंदू विरोधियों की जो जमात है, उसे किनारे किए बिना उन्हें वोट तो अब नहीं मिलने वाले। आप सनातन धर्म को गाली दोगे सनातन की ही धरती पर, और फिर चाहोगे कि इस धर्म को मानने वाले आपको वोट भी दें, तो अब तो ये नहीं होने वाला। 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के कुछ नेता दक्षिण बनाम उत्तर की बहस को हवा दे रहे हैं। अब जाति की राजनीति करने वालों ने नॉर्थ बनाम साउथ का रुख अख्तियार कर लिया है, वो भी तेलंगाना के सहारे। अब कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना के भरोसे साउथ साउथ का प्रचार कर रही है। निसंदेह 2024 के बाद साउथ में भी वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। कर्नाटक तो भाजपा जीत ही लेगी, और तेलंगाना में वो सेंध लगा चुकी है 9 सीटें जीतकर 14% वोट शेयर ला रही है। और कुछ गलतियां न हुई होती तो आंकड़े और भी ज़्यादा होते। तमिलनाडु में अन्नामलाई के साथ जुटती हुई भीड़ हम सब देख ही रहे हैं। केरल में पार्टी मेहनत कर रही है और पिछली बार 11% वोट लेकर आई थी। इसलिए ये कहना कि ये उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई है, ये बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है। कमल हर जगह खिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिण भारत से अच्छी सीटें मोदी के नाम पर मिलने वाली हैं। तब ये गुब्बारा भी फुस हो जाएगा, फिर कांग्रेस वाले कुछ और लेकर आएंगे। केवल दलित को पार्टी अध्यक्ष बना देने से कुछ नहीं होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से खूब हंगामा किया था गांधी परिवार ने कि दलित को कमान दे दी गई, दलित को कमान दे दी गई। लेकिन वो ये भूल गए कि बच्चा बच्चा जानता है कि खड़गे परिवार ने अरबों की संपत्ति खड़ी कर रखी है। ऊपर से बाप पार्टी अध्यक्ष है तो बेटा कर्नाटक में मंत्री। सनातन धर्म को गाली देता है सो अलग। जातिवादियों, वंशवादियों और भ्रष्टाचारियों को दलित बनाकर आगे कर देने से कुछ नहीं होता है, जबकि भाजपा ने वास्तव में जमीन पर दलितों और जनजाति के लिए काम किया है। बात साफ है, आप सिर्फ सोशल मीडिया पर हिंदू विरोध की बातें करके दावा नहीं कर सकते कि आप दलितों जनजाति समाज के ठेकेदार हैं। सबसे मज़ेदार और महत्वपूर्ण बात रही जातिवाद की। सबसे बड़ा झटका जातिवादियों को लगा है। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी। बिहार में जातिगत जनगणना कराकर समझ रहे थे कि किला फतह कर लिया। राहुल गांधी अपनी सभी रैलियों में केवल जातिगत जनगणना और ओबीसी एससी एसटी का राग अलाप रहे थे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का स्लोगन कांग्रेस महीनों तक लेकर घूमती रही। तो हिंदुओं ने भी बता दिया कि हमारी संख्या सबसे भारी है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों। देश ने बता दिया कि मुद्दा जाति नहीं है। सोशल मीडिया के अम्बेडकरवादी खुद को पिछड़ों का प्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर शून्य है। ये वीडियो बना बनाकर हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साफ है कि इन्हें सफलता नहीं मिल रही। बिहार को हमेशा पिछड़ा ही बने रहना है, इसलिए वहाँ जातिवादी जनगणना मुद्दा है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काम मायने रखता है और इसलिए वहाँ मोदी लहर चल रही है। चुनाव नतीजों से एक चीज़ तो साफ हो गई कि अशोक गहलोत और कमलनाथ का राजनीतिक कैरियर अब खत्म हो गया है। श्री राम का अपमान, रामायण पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नेता चाहे जिस पार्टी के हों, जनता ने इस बार उन्हें छोड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी मोनिका मनमोहन शाह बट्टी 23,000 वोटों से पीछे चल रही थी और हार गई। उन पर रामायण जलाने के आरोप लगे थे। जनता ने जवाब दे दिया है। अब भाजपा को भी समझना होगा कि हिंदू धर्म को अपमानित करने वालों से दूरी बनाए रखें। अब थोड़ा सबसे बड़े फर्जी और झूठे नेता केजरीवाल की बात भी कर ली जाए। केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब दिल्ली में हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमें वोट जरूर करना। किसी भी राज्य में आज उनकी पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिला।
तो इन नतीजों को पंजाब और दिल्ली के काम पर जनता का रेफरेंडम मानना चाहिए। दारू घोटाले के पैसे से बड़ी बड़ी रैलियां की थी, हर राज्य में झाड़ू चल रही थी, लेकिन असलियत में आदरणीय लोकनायक का सभी राज्यों में नोटा से कठिन संघर्ष रहा। फाइनल वोट इस प्रकार थे उनके: राजस्थान में 0.37%, मध्य प्रदेश में 0.47%, छत्तीसगढ़ में 0.93%, तेलंगाना में 0.03% और सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। अखिलेश यादव की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मध्य प्रदेश में सपा के 33 प्रत्याशियों में 33 की जमानत जब्त हो गई। अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट मिला था 0.47, यानी कि आधा प्रतिशत से भी कम, जबकि नोटा को मिला 0.99%, यानी कि लगभग 1%। जय समाजवाद। सोचिए कि कितना बहस रहे थे अखिलेश यादव और केजरीवाल चुनाव के पहले। चंद्रशेखर रावण ने दलितों का मसीहा बनकर मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी से 80 उम्मीदवार चुनाव में खड़ा किया। परिणाम क्या हुआ आप खुद ही देख लें। नेता साहब की पार्टी का कि 80 में से 80 सीटों पर जो है जमानत जब्त हो गई। कहीं पर पता, और वो भी जमानत भी जब्त जो हुई है ना, तो भैया वो भी हुई है कहीं पर 50 वोट मिले हैं। टोटल वोट की बात कर रहा हूं, कहीं इनकी पार्टी को 50 वोट मिले हैं, कहीं 90 वोट मिले हैं। सभी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी की दो बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से इतनी बुरी हार हुई इनकी। पहला कि गांधी परिवार और कांग्रेस को वामपंथी सलाहकारों ने हाईजैक कर रखा है, और दूसरा कि कांग्रेस पार्टी ट्विटर पर ही चुनाव जीतकर पनौती ट्रेंड कराकर मन भर खुश हो लेती है। खान मार्केट गैंग और उसकी ट्विटर वाली दुनिया, बस वहीं पर जी रहे हैं ये लोग। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो कांग्रेस को धो कर रख दिया। मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं, और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी पोस्ट के बाद कुंठा में पगलाए कांग्रेसी उन्हें निकाले जाने की वकालत करने लगे। कांग्रेस की दुर्दशा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का एक नमूना देखिए। राजस्थान के कोटा लाडपुर सीट से नईमुद्दीन गुड्डू इस चुनाव से पहले 3 बार चुनाव हार चुके थे, लेकिन जाने ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस बार भी कांग्रेस ने नईमुद्दीन गुड्डू को टिकट दिया और गुड्डू इस बार भी 25,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव हार गए, लगातार चौथी बार। तो सोचिए कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं है लड़ने के लिए। उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया कि हम लड़ेंगे और देश बचाएंगे। अब जनता ने इनके लड़ेंगे पर अच्छे से बजा दी है। निश्चित तौर पर एक वर्ग ऐसा था जिसे कांग्रेस से भी ज़्यादा दुख हुआ, और वो वर्ग कौन सा था आप जानते ही होंगे। बड़ी तैयारी की थी अजीत अंजुम, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई और आरफा खानम जैसे मोदी विरोधी यूट्यूबर्स ने। बहुत दिनों बाद उन्हें खुशखबरी सुनाने और हंसने गाने का मौका मिलने जा रहा था, लेकिन कल की सुबह एक जख्म और दे गई। आरफा खानम ने जलेबी खाते हुए फोटो डाली तो लोगों ने कहा ये जलेबी है, चिकन और मटन नहीं। अब भला ऐसे कौन खाता है जलेबी। रवीश कुमार का दावा यह है कि शिवराज की जीत और मोदी की हार है। मतलब किसी भी तरह ये शब्द इस्तेमाल होना चाहिए कि मोदी की हार है, तो शिवराज से ही मोदी को हरवा दिया। योगेंद्र यादव ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग इतनी अच्छी पिच बनाते हैं पर विपक्ष बैटिंग नहीं कर पाता, पता नहीं क्या बात है। दिलीप मंडल बता रहे हैं कि ओबीसी फैक्टर ने अंतर पैदा कर दिया। जैकी यादव जैसे जातिवाद कीड़े गिन रहे हैं कि चुनाव में कितने यादव जीते, और लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि ये तो बसपा की हार है। अजीत अंजुम अपना फ्रस्ट्रेशन कमलनाथ पर निकाल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के चरणों में जाकर चरणामृत पियो। सही कहा गया है, गंदा है पर धंधा है, क्या करें। वैसे बहुत से जातिवादी, वामपंथी और कांग्रेसी आज बाबा बागेश्वर धाम को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके पास तो पक्ष विपक्ष दोनों के सभी नेता गए थे। अब जीतना तो किसी एक को ही था, लेकिन नहीं, सनातन के उपहास का कोई रास्ता बेचारे खोज ही लेते हैं। इतनी दुर्दशा के बाद भी यह हाल है। तेलंगाना में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा के लिए यह बड़ी खबर है कि भाजपा प्रत्याशी ने वहां के मुख्यमंत्री को हराया। जी हाँ, बीजेपी प्रत्याशी कामरा रेड्डी ने दोनों सीएम उम्मीदवारों बीआरएस के केसीआर
और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी को मात दे दी। इस तरह उनका कद बहुत बढ़ गया। और दूसरी अच्छी खबर कि लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले टी राजा सिंह की, जिन्होंने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि मैंने कभी मुसलमानों से वोट नहीं मांगा, नहीं मैं मुसलमानों से भविष्य में वोट मांगूंगा। जो मेरे हिंदुत्व को गाली देगा, मेरी गाय को काटेगा, मैं उसके हाथ तोड़ूंगा। इन सब के बाद भी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराई। लेकिन सबसे मज़ेदार रहा लड्डू प्रकरण। एग्जिट पोल के आधार पर खुश होकर कांग्रेस ने लड्डुओं की भारी खेप का ऑर्डर दे दिया और दिल्ली कांग्रेस कार्यालय लड्डू और मिठाइयों से भर गया। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल होते ही जनता ने खिंचाई शुरू कर दी। कहीं अमित शाह कह रहे हैं कि आधे दाम पर बेच दो, तो कहीं लोग कह रहे हैं कि अब इसे भाजपा कार्यालय पहुंचवा दो। कहीं दुकान पे बोर्ड लगा है कि यहाँ हारे हुए उम्मीदवार के लड्डू वापस लिए जाते हैं। फिलहाल मटेरियल इतना ज़्यादा है, या यूँ कहें कि इतने लोगों की जली और सुलगी है कि एक वीडियो में शामिल करना मुश्किल है। यदि आपको मज़ा आ रहा है तो बताइएगा, दूसरा वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। कहाँ राहुल कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन ये तो होता रहता है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। कुल मिलाकर कल से आज तक देश में खुशी, शांति और सुकून का माहौल है, क्योंकि भाजपा से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और निसंदेह भाजपा को इन्हें पूरा भी करना होगा। तुष्टीकरण और सनातन विरोधी लोगों से दूरी बनाए रखनी होगी और राज्यों में अपने नेतृत्व को मजबूत करना होगा। मोदी करके कब तक जीतते रहेंगे। हर राज्य में योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को कमान देनी होगी, तब कहीं जाकर भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।